बच्चों को मैंने क्या क्या सामग्री तैयार करना चाहिए स्टडी के लिए, इसके लिए खास करके? सर मैं बस इतना मानती हूँ कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो जो लैंग्वेज ग्रुप है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे हिंदी इंग्लिश या जो भी भाषा में मुझे एग्ज़ाम देना है वो स्ट्रॉन्ग रहे अगर मेरा, तो मेरे पास एक्सप्रेशन का बहुत अच्छा मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा मार्क्स एक्सप्रेशन के मिल जाएंगे कि मैं अगर उसे अपने आंसर को मैं व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ। तो यही एग्जामिनर को यही चाहिए होता है। पता तो हर किसी को होता है बट मैंने प्रेजेंट कैसे किया उसके ऊपर। तो अपना लैंग्वेज ग्रुप बहुत अच्छा रखना चाहिए और आसपास हमारे समाज में क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, ये सब से रिलेटेड चीज़ों के लिए थोड़ा जागरूक होकर पढ़ाई करना चाहिए इस विषय पर। नमस्कार दा, मैं सुरेश शर्मा और आप देखें इंडिया न्यूज चैनल। आज का दिन बहुत ही शुभ माना जा रहा है क्योंकि आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहा हूं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में महिला के रूप में सबसे टॉप पोजीशन पर लाए हैं और ख़ास करके हिंदी भाषा क्षेत्र से। इनका नाम है आकांक्षा सिंह। जैसा इनका नाम है, अपने नाम को सार्थक बनाते हुए आकांक्षा सिंह ने पूरे पश्चिम बंगाल में महिला के रूप में टॉप लाए हैं, जो एक हिंदी भाषी के लिए बहुत ही गर्व की विषय है। आज पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे बक्सर, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग बंगाल में रह रहे हैं वो काफ़ी गौरवान्वित होंगे ये समाचार सुनकर। इसके अलावा आज चूँकि बकरीद का दिन है तो सभी इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों को आज की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और फिर आइए मैं बात करता हूं आकांक्षा सिंह से। नमस्कार, आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सर। आकांक्षा जी, सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि कैसा लग रहा है ये उपलब्धि जब आपको हासिल हुई है, या परिवार में कैसा माहौल चल रहा है अभी? सर बहुत खुशी हो रही है, साथ ही साथ खुशी के साथ अब एक दायित्व वाला भार संभालना है उसका लग रहा है कि अब आगे जो पड़ाव है वो मैं अच्छे से कार्यभार संभालूं और जिस चीज़ के लिए मुझे चयनित किया गया है लाखों बच्चों में, उसके लिए मैं काबिल साबित हूँ। अच्छा, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है आपने? सर मैंने सेंट थॉमस दासनगर से स्कूलिंग की है अपनी। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया है। उसके बाद मैं काफ़ी साल से बैंक में थी एज अ पीओ। इस दौरान ही मैंने सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट्स देने स्टार्ट किए और मेरा अभी 5-6 साल की तैयारी के बाद चयन हुआ है। तो अब चूँकि अब साइंस के स्टूडेंट होते हुए फिर प्रशासनिक सेवा में कैसा ख्याल आया कि हमको प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए? सर मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, क्योंकि मेरी मौसी भी यूपीएससी के थ्रू काफ़ी पहले चयनित हुई थी। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई अपनी साइंस में, सिंस मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था तो मैंने वही अपना सब्जेक्ट साइंस ही रखा। पर मेरे दिमाग में था कि मैं प्रशासनिक सेवा का एग्ज़ाम देते रहूँगी और इसमें जाऊँगी। और प्रशासनिक सेवा एक बहुत ही टफ है पहले की अपेक्षा। ऐसे स्थिति में परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपका? सर मैं बिना माता पिता के सहयोग के कोई भी बच्चा चलना भी नहीं सीखता है, तो मेरे लिए तो बहुत योगदान रहा उनका। परिवार, दोस्त, भाई बहन सब ने काफ़ी सपोर्ट किया। खास करके जिस समय मैं फेल होती थी, जब मेरा नहीं निकलता था, काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स में जब नहीं हुए, तो वो निराशाजनक वाले समय में जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि थोड़ा डिप्रेसिव लगता है कि मेरा नहीं हुआ, आगे क्या होगा, वो एक संशय वाला समय होता है। उसमें बिना सपोर्ट के नहीं आदमी बाहर निकल पाता है, तो उसमें परिवार का और आसपास के लोगों का काफ़ी योगदान होता है। अच्छा, ये जब खबर मिली आपको कि प्रशासनिक सेवा में टॉप किए हैं तो कैसा उम्मीद था कि इस टॉप कर पाएंगे या किस प्रकार रैंक ला पाएंगे? नहीं सर, वैसा उम्मीद नहीं था। इंटरव्यू जब मैं दे रही थी तो मुझे लगा था कि हाँ मेरा चयन हो सकता है इस बार। एक बार पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था, उस बार मेरा हुआ नहीं। तो इस बार तैयारी मैंने काफ़ी जो कमियां थी उससे पूरा करते हुए मैं तैयारी कर रही थी। इस बार मुझे लगा था कि मेरा हो जाएगा, बट टॉप रैंक आएगा ये नहीं सोचा था मैंने।
अच्छा, तैयारी जब अब इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू में क्या-क्या प्रश्न पूछे गए हैं? किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में? ताकि मेरे जो व्यूअर हैं वो आपको देख के, सुन के समझ सकें। सर ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था इस बार, कोरोना काल की वजह से काफ़ी स्थगित किया जा रहा था, और करते करते फिर 1 साल बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। तो इसमें सर सवाल चेयरमैन साहब थे और 3-4 और पैनलिस्ट थे। चेयरमैन ने ज़्यादातर मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि आपका घर कहाँ है, घर में कौन है, और ये पढ़ाई क्यों की, किस जॉब में है, उस जॉब में क्या काम है, इन सब से रिलेटेड बातें की। और ताकि वो लोग जनरली शुरुआत इस तरह से करते हैं ताकि कैंडिडेट थोड़ा सा नर्वस कम फील करे और कंफर्टेबल हो जाए बोर्ड के साथ। और उसके बाद सर बाकी पैनलिस्ट लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि कुछ लोगों ने मेरे बैंक से रिलेटेड, कुछ ने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ ने पुलिस सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि डीएसपी अगर आपको बनाया जाता है तो आप क्या चाहती हैं कि जो कांस्टेबल लेवल है एंट्री का, उसमें 10वीं पास के लोगों को शामिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना चाहिए या ग्रेजुएशन रखना चाहिए। तो इस पर मैंने कहा कि ग्रेजुएशन रख देंगे तब तो आधा इंडिया ऐसे ही निकल जाएगा, उसमें उसे मौका ही नहीं मिलेगा देश की सेवा में थोड़ा सा भी योगदान देने का। तो इस बात पे उन लोगों ने तारीफ़ की मेरी कि हाँ, मौका सबको मिलना चाहिए, ट्रेनिंग से जो भी पुलिस में कमियां हैं उसे दूर करके ये ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि वो लोग ज़्यादा घुले मिले पुलिस और समाज। तो वो सर शायद आईपीएस ऑफिसर थे, तो इसलिए उन्होंने पुलिस वाले क्वेश्चंस पूछे। और इसके अलावा सर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस भी रहे कि पंचायत लेवल पे क्या होता है, पंचायत सेक्रेटरी का क्या काम होता है, और हमारे संविधान में ये रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज किस प्रावधान में है, कैसे कैसे डेवलप हुआ, इन सब पे क्वेश्चन। और चूँकि आपका साइंस सब्जेक्ट रहा है, फिर आपने फिलोसफी किया, फिलोसफी सब्जेक्ट को क्यों चुना? सर फिलॉसफी साइंस की शुरुआत फिलॉसफी से होती है। अच्छा। कोई भी साइंटिस्ट पहले फिलोसफर होता है, उसके बाद वो अपना कोई बात करते हैं। सिर्फ साइंस ही क्यों, लिटरेचर हो, साहित्य हो, हर एक चीज़ में फिलॉसफी एक ऐसा दर्शन तो हर किसी के जीवन में होता है, भले वो कोई बहुत महत्वाकांक्षी हो या ना हो, उसे पता होता है कि उसकी ज़िंदगी जीने का एक तरीका है, और वही तो फिलॉसफी है सर। मेरा इंटरेस्ट था इस सब्जेक्ट में, मैं चाहती थी कि मैं ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट चूज़ करूं, और कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल में था नहीं, तो मुझे कुछ दूसरा विषय लेकर ही परीक्षा अटेम्प्ट करना था, तो उसमें मैंने फ़िलॉसफी लिया, मुझे वही अच्छा लगा और उसमें मार्क्स भी मेरे काफ़ी अच्छे। अच्छा, आज के समय में स्टूडेंट लोग कंपटीशन एग्जाम उतना नहीं करते हैं, सिविल सर्विस बहुत टफ समझते हैं कि सिविल सर्विस नाम सुनते बोलता है बहुत टफ पेपर है। तो आप अपने माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से जो स्टूडेंट मेरे व्यूवर सुनेंगे या देख रहे हैं, उनको क्या समझाना चाहेंगे, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए जब आप सिविल सर्विस जैसे टॉपिक को उठाते हैं या आप उसकी तैयारी के बारे में सोचते हैं? सर सबसे पहला बात है कि अगर देश के लिए कुछ करने का थोड़ा सा जज्बा हो तो सिविल सर्विसेज मैं मानती हूँ कि काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम है, क्योंकि वैकेंसी कम होती है इसलिए इसे टफ़ माना जाता है कि कंपटीशन हाई है, वैकेंसी कम। पर ये कोई भी इंसान कर सकता है सर, भले उसका बैकग्राउंड में 10th 12th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हों, बट जिस दिन से तैयारी शुरू हो उस दिन से ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी इंसान, चाहे वो आईआईटी से पढ़ा ही हुआ क्यों ना हो, तब भी उसे ज़ीरो से ही शुरुआत करनी होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भय वाली बात है। एक बार जब आदमी तैयारी शुरू कर देता है तो वो उसे खुद ब खुद इतना पसंद आ जाता है कि वो आगे चाहता है कि उसका निकल जाए। आज के समय में कोचिंग सेंटर का बड़ा एक रेस लगा हुआ है, तो एक स्टूडेंट के लिए कोचिंग सेंटर कितना इंपॉर्टेंट रहता है गाइड लेने के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए? सर मैं भी ये मानती थी कि कुछ साल पहले तक कि कोचिंग सेंटर्स के बिना नहीं होता है। पहले लोग दिल्ली जाकर ही तैयारी करते थे तभी उनका निकलता था, बट अभी ऑनलाइन के समय में मुझे लगता है कि सारे चीज़ें नेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं। जो भी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से सिविल सर्विसेज ही क्यों, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो पुराने पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्र हों या कैसी तैयारी करनी है उसके पीडीएफ मटेरियल्स हों, यूट्यूब पे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के जो कि फ्री में मिलते हैं। तो जो दूरी पहले एक क्रिएट किया गया था कि सिर्फ
मध्यम वर्गीय परिवार के लोग या निम्न वर्गीय परिवार के लोग घबराते थे कि हम इतना पैसा खर्चा करके कोचिंग नहीं करा सकते, तो वो बात अब नहीं है। अब तो जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वैसे ही सबके पास अवेलेबल है ये कि वो। और दूसरी बात है सर, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल थी तो मेरे पास समय की कमी थी। मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूं और जाकर कर सकूं उसे। तो उस दौरान भी मुझे ऑनलाइन क्लासेस और मेरे समय के अनुसार मैं कर सकूं जो, वो काफ़ी हेल्प किया सर। सर मैं और एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपको कि बच्चों को मैंने क्या क्या सामग्री तैयार करना चाहिए स्टडी के लिए, इसके लिए खास करके? सर मैं बस इतना मानती हूँ कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो जो लैंग्वेज ग्रुप है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे हिंदी, इंग्लिश या जो भी भाषा में मुझे एग्ज़ाम देना है वो स्ट्रॉन्ग रहे अगर मेरा, तो मेरे पास एक्सप्रेशन का बहुत अच्छा मतलब मुझे एक एक्स्ट्रा मार्क्स एक्सप्रेशन के मिल जाएंगे कि मैं अगर उसे अपने आंसर को मैं व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ। तो यही एग्जामिनर को यही चाहिए होता है। पता तो हर किसी को होता है बट मैंने प्रेजेंट कैसे किया उसके ऊपर। तो अपना लैंग्वेज ग्रुप बहुत अच्छा रखना चाहिए और आसपास हमारे समाज में क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, ये सबसे रिलेटेड चीज़ों के लिए थोड़ा जागरूक होकर पढ़ाई करना चाहिए इस विषय पर। और ये बोल रहा हूँ कि जो प्रशासन से आप चयनित हुई हैं तो किस सेक्टर में जाना पसंद करेंगे? सर मैंने फर्स्ट अपना प्रेफरेंस रिवेन्यू सर्विस को दिया, राजस्व विभाग, जो कि टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स कलेक्शन के ऊपर। तो इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी होते हैं और पुलिस वाले भी होते हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट से मेरा चयन मेरे पसंदीदा डिपार्टमेंट में ही हो गया। ये अच्छा लगा मुझे। आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, तो हिंदी भाषियों के लिए आप पर बहुत गर्व महसूस कर रहा है। उन सभी हिंदी भाषियों जो बंगाल में करोड़ों की आबादी में बंगाल में रह रहे हैं, उन हिंदी भाषियों बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं एक हिंदी भाषी हूँ। मुझे बंगाल से भी बहुत प्रेम है। ऐसा नहीं है कि मुझे बंगाल की मिट्टी या यहाँ के किसी भी इंसान या देश को डिवाइड नहीं करता कोई लैंग्वेज, कोई कल्चर, कोई रिलीजन। तो पर मैं हिंदी भाषी बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप भी बंगाल के सिविल सर्विस सेवा में सहयोग मतलब शामिल हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे आता था और आपको नहीं आता होगा। तो और अब पारदर्शिता है काफ़ी इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया में। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं हिंदी भाषी हूँ या मैं बंगाली भाषी हूँ, इस बात पर कोई पार्शियलिटी करेगा, मुझे नहीं लगता। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी जो आपको ज़्यादा इम्प्रेस किया हो? सर वैसे तो मम्मी पापा मेरी मम्मी मेरी आइडल रही है बचपन से। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमन है और मैं देखती हूँ उन्हें और प्रेरित होती हूँ उनसे। इसके अलावा मेरी मौसी भी सिविल सर्वेंट रही हैं, तो उनको देखकर मुझे इंस्पिरेशन लगा कि हाँ, जब एक लड़की होकर उन्होंने निकाला है। हमारे बिहारी समाज में थोड़ा एक ऐसा होता है कि बेटे को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं बेटी से, बट वो उन्होंने घर का नाम रोशन किया था। तो उन्हें देखकर मैं काफ़ी प्रेरित हुई कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। और इसके अलावा तो बहुत सारे लोग होते हैं जो साथ में मतलब उनका कुछ चीज़ ज़िंदगी में चलते चलते हम हर किसी से कुछ ना कुछ इम्बाइब करते जाते हैं, जो भी किसी का अच्छा लगता है। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो। और ये बात तो वर्तमान समय में आज का जो यंग जनरेशन है, आप जब देखो फेसबुक, यूट्यूब में बिजी रहते हैं, आप खुद एक यंग युवा हैं, आप उन बच्चों को कैसे अपने भविष्य को संवारने के लिए इन सभी बातों मैंने कैसे उनको कहेंगे कि इन सभी पर ध्यान पर ना देके अपने भविष्य को निर्माण करने पर ध्यान दें? हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जब से सोशल मीडिया आया है तब से उसका उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। और बच्चों के पास ये जो उम्र है, इसमें संयम मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। उन्हें लगता है कि ठीक है, थोड़ा देर देख लेते हैं, फेसबुक ही कर लेते हैं,
होता है ये चीज़, पर हम क्या हमें उस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखना चाहिए। यूट्यूब पे काफ़ी सारे अच्छे लेक्चर वीडियोस हैं, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही नहीं, मोटिवेशन से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे व्यक्तित्व को निखारने में मदद करते हैं। अगर हम उन पर ज़्यादा समय दें, ठीक, कभी कभार पिक्चर के गाने और संगीत तो हर कोई सुनता है, मैं भी सुनती हूँ, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही, बट हमें अपने ऊपर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए कि हाँ अभी फिलहाल मेरे लिए क्या ज़रूरी है। पश्चिम बंगाल के आज के गाने प्रशासनिक पसंद आते हैं, सेवा पुराने परीक्षा में गाने? अव्वल आने वाले दोनों आकांक्षा तरीके सिंह के को पसंद सम्मानित आते हैं। करने के मुझे लिए हर तरीके राष्ट्रीय का हिंदी म्यूजिक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मम्मी का आप पर ज़्यादा अंजनी बहुत कुमार खास राय, करके प्रभाव है, राष्ट्रीय तो कार्यकारिणी मम्मी को अध्यक्ष कितना संतोष कुमार थैंक करना तिवारी, चाहेंगे, किस प्रकार शुक्रिया करना राष्ट्रीय चाहेंगे? हालांकि मम्मी पापा का चेयरमैन शुक्रिया करना चंद्रदेव चौधरी तमाम उम्र और भी कम है, राष्ट्रीय फिर भी क्या उनको उपाध्यक्ष बोलना चाहिए? राजकुमार गुप्ता भी मौजूद थे। मुझे आइए सुनते हैं मेरे उन्होंने पास कोई शब्द इस नहीं है कि मैं उपलब्धि अपनी पर माँ क्या का कहा। धन्यवाद करूँ। माँ का रोल तो कोई मेरे थैंक यू बोलने से कुछ कम या ज़्यादा होता नहीं है, और वो मेरे लिए आज प्राउड फील कर रही है, यही मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आशा है कि मैं आगे भी उनका सर ऊंचा करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आकांक्षा सिंह, जिन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, बक्सर ज़िले से, और उन्होंने बंगाल में प्रशासनिक सेवा कार्य क्षेत्र में अब तक के इतिहास रच दिए हैं, और कि कोई महिला फर्स्ट टाइम टॉप बनी है। आकांक्षा सिंह जो टॉप की हैं, उनको सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय हिंदी परिषद के भी कुछ लोग आए हैं, और उसमें से एक सर हैं जो कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे मैं बात करता हूं कि इनके बारे में क्या बोलना चाहती हैं। देखिए, आकांक्षा सिंह ने जो किया है, यह पूरे पश्चिम बंगाल में न सिर्फ आकांक्षा सिंह के परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे हिंदी भाषी समाज के लिए, खास करके मैं यदि कहूँ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के जो लोग हैं, इस अब हिंदी भाषी प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, जिसने आकांक्षा ने एक अव्वल स्थान जो हासिल किया है, यह समस्त समाज के लिए, संपूर्ण समाज के लिए गर्व का विषय है। यह गौरवान्वित करने का जो है उन्होंने अवसर दिया है पूरे समाज को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आकांक्षा सिंह से प्रेरणा लेकर हमारे समाज की लड़कियां, बेटियां या बच्चे आगे बढ़ें और उसी तरह से पूरे समाज का, माता पिता का, परिवार का नाम जो है रोशन करें। ठीक है। और चूँकि मैं राष्ट्रीय हिंदी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा यह कहना है कि यह हम हिंदी भाषियों के लिए बड़े गर्व का विषय है। मैं खुल के बोलता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और आकांक्षा सिंह ने इतिहास रचा है पश्चिम बंगाल में, और संपूर्ण समाज को जो है इससे सीख लेने की आवश्यकता है। देखिए, राष्ट्रीय हिंदी परिषद आकांक्षा सिंह को सम्मानित कर खुद भी आज सम्मानित हुई है, क्योंकि आकांक्षा ने न सिर्फ बंगाल का बल्कि हिंदी भाषियों के लिए वह काम किया है जिस दौर में हिंदी भाषियों को लेकर बहुत सारे, खासकर बिहार इस समाज को लेकर जहाँ बहुत सारी बातें होती रहती है, वैसे समय बिहार की एक बिटिया ने बंगाल में आकर पहली बार महिला होकर जिस तरह से उन्होंने प्रशासनिक सेवा को में प्रथम स्थान प्राप्त किया, हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है, और हमारी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। सर कुछ बोलना चाहेंगे? बस बोलना क्या है, यही कहूँगा कि जिस तरह से हमारी इस बेटी ने अपने साथ साथ हम सभी का मस्तक ऊंचा कर दिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और भी हमारे जो बच्चे, बेटी और बेटियां हैं, वे सभी इसी तरह जहां भी रहें, चाहे वो भारत में रहें या भारत के बाहर रहें, हिंदी प्रदेशों में रहें या हिंदी प्रदेशों के बाहर रहें, कहीं भी अपने नाम से इसी तरह, अपने कार्य से इसी तरह देश का, प्रदेश का, जाति का, धर्म का और पूरे देश का नाम अव्वल करते रहें।